चर्चा में लाना बहुत जरूरी है। जो चीजें हम लोग कभी सोचते ही नहीं, जिन बातों पे हम लोग कभी गौर करते ही नहीं है। मैंने देखा कि डीजे बजा के हमारे लोग नाच रहे हैं। क्या शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्मदिन है आज के दिन शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप में बांध के उड़ाया गया था। सब लोगों को इस देश में जब फांसी की सजा होती थी तो उनको फांसी दे दी जाती थी, लेकिन जब आदिवासियों को फांसी की सजा होती है तो फांसी के बजाय उनको तोप में बांध के उड़ा दिया जाता है। क्या कारण है भाई? ऐसी क्या बात है कि आपके लोगों को, आपके समाज के राजाओं को, अपने समाज के नेताओं को, अपने समाज के क्रांतिकारी लोगों को तोप में बांध के उड़ा दिया गया? सजा गाय की हुई थी। शंकर शाह रघुनाथ शाह को सजा गाय की हुई थी फांसी की, तो तोप में क्यों उड़ाया गया? कौन बताया गया? तोप में बांध कर क्यों उड़ाया गया? ये जो बात है, ये हमारे बीच में ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाई गई बात है। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने ऐसा क्या किया था कि ये लोगों ने उसको तोप में उड़ाने की बात की? ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। ये इतिहास हमारे समाज को मालूम होना चाहिए। शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास लिखा गया है वो किसी आदिवासी ने नहीं लिखा है, वो मनुवादियों द्वारा लिखा गया। आदिवासी द्वारा नहीं लिखा गया। कोई ताली वाली मत बजाइए, सिर्फ शांति से सुने कि शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो इतिहास है वो इतिहास आदिवासियों ने नहीं लिखा, वो इतिहास लिखा है मनुवादी। मनुवादी का इतिहास थोड़ा सा लिखा, लेकिन 40 साल का जो कार्यकाल था शंकर शाह का, रघुनाथ शाह का, उस कार्यकाल का कोई जिक्र मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं लिखा। ऐसी क्या बात हो गई थी कि शंकर शाह रघुनाथ शाह को ये लोगों ने फांसी देने के बजाय तोप में बांध के उड़ाया और ये पब्लिक में फैला दी कि उन्होंने बोला था मुझे तोप में बांध के उड़ा दो। ऐसा लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया गया कि भाई शंकर शाह रघुनाथ शाह ने बोला था। ऐसा नहीं है, इसके पीछे का जो मर्म है वो बहुत अलग है। इसके पीछे का जो इतिहास है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इतिहास। शंकर शाह रघुनाथ शाह गोंडवाना राज्य के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को राजा नहीं बोला। उन्होंने अंग्रेजों के हलफनामे में अपने नाम के आगे राजा नहीं लिखा। जब रघुनाथ शाह से पूछा गया कि आप अपने आप को राजा नहीं बोलते, तो उन्होंने बोला मैं अपने आदिवासियों पे राज नहीं कर रहा हूं, मैं आदिवासियों पे राज करने वाला राजा नहीं हूं, आदिवासियों के साथ राज करने वाला राजा। ये बात थोड़ा ध्यान में रखो, आदिवासियों पे राज करना और आदिवासियों के साथ राज करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये रघुनाथ शाह की विचारधारा है। सब लोग बोलते हैं मैं आदिवासियों का राजा हूं, इसका मतलब वो आदिवासियों पे राज कर रहा है। लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह ने ये बात नहीं बोला।
उन्होंने बोला मैं आदिवासियों के साथ राज कर रहा हूं, आदिवासियों पे राज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने नाम के आगे राजा नहीं लिखूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात शंकर शाह रघुनाथ शाह की यह है कि उस वक्त राजा आदिवासी होता था और उसकी राज्य भाषा जो होती थी वो संस्कृत होती थी। राजा गोंडों का होता था, राजा कंवर का होता था, राजा हल्दी का होता था, राजा पठानों का होता था, राजा बैगा का होता था, लेकिन कानून जो चलता था वो ब्राह्मणों का चलता था। ये सीपी एंड बरार एक्ट है, जिसको मध्य प्रांत का सबसे बड़ा कानून बोलते हैं, जिसको अंग्रेजों ने पास किया था। उस कानून में एक बात का जिक्र आया है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अपनी राज्य की राजभाषा संस्कृत नहीं होना चाहिए करके उसके खिलाफ में अभियान चलाया और मंडला में मंडला की जो भाषा है राजभाषा वो संस्कृत नहीं गोंडी होना चाहिए और गोंडी नहीं तो कोया भाषा होना चाहिए। ये राज्य भाषा में राज्य भाषा का दर्जा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने दिया। ये किसी ने नहीं दिया, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह ने किया हुआ काम है। संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा से हटाकर कोया भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देना और लोगों ने उसको बदनाम किया कि ये बोली भाषा है, इसकी कोई लिपि नहीं है करके आपने महाअभियान शंकर शाह रघुनाथ शाह के खिलाफ में यहाँ के मनुवादियों ने महाअभियोग अभियान चलाया, जिसको धर्म के विरुद्ध विद्रोह बोला गया। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि 1822 तक 1836 तक भारत में यह प्रावधान था कि आदिवासियों को कभी भी सजा दी जा सकती है, क्योंकि उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब होता है गुनहगारी जमात। जो विद्रोह करते हैं उनको गुनहगारी जमात का दर्जा दिया गया है। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में बगावत की उनको गुनहगारी जमात का दर्जा दिया गया है। उनको देखते ही मारने गोली मारने का कानून था, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बोलते हैं। ये आदिवासियों के खिलाफ में था। और दूसरी तरफ इस देश में ऐसा प्रावधान था कि किसी भी ब्राह्मण आदमी को किसी भी टाइप की सजा नहीं दी जाए। किसी भी ब्राह्मण को सजा का प्रावधान नहीं था। शंकर शाह रघुनाथ शाह के राज्य में पहली बार ब्राह्मणों को फांसी देने की सजा का प्रावधान किया गया। गो हत्या और ब्राह्मण हत्या इसको पाप माना जाता था, लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह ने इस मनुवादी नियम को मानने से इनकार कर दिया। यहां से शंकर शाह रघुनाथ शाह शुरू होते हैं। उससे बड़ी बात 1822 तक आदिवासी महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। ब्लाउज पहनते थे तो टैक्स लगता था। हमारे मां बहनों को ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ये गलत इतिहास बता रहे हैं, अपने लोग बरगलाते हैं। ये सच्चाई है कि आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने देना पड़ता था और उन लोग पहनने नहीं देते थे और पहनने के एवज में टैक्स देना पड़ता था। इसके खिलाफ में शंकर शाह रघुनाथ शाह ने बगावत किया और आदिवासी महिलाओं को ये पूरे कोई भी कपड़ा पहने किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कानून बनाया। इसका फायदा केवल आदिवासी महिलाओं को नहीं हुआ, इसका फायदा यहाँ के पवार को हुआ, यहाँ के लोधी को हुआ, यहाँ के दलित को हुआ, यहाँ के आदिवासी को हुआ, यहाँ के मुसलमान को हुआ, यहाँ के क्रिश्चियन को हुआ। ये कानून था। अगली बात, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने जिसको एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स बोलते हैं, एग्जेम्पशन यानी टैक्स, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स का मतलब होता है जो कर है उसमें बढ़ावत, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। और जितने भी जमींदार के वो टैक्स वसूली करने वाले लोग रहते थे वो ब्राह्मण थे।
आप उसको क्या बोलते हैं? हमारी तरफ उनको कुछ अलग बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप लोग उसको पटवारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये मालूम नहीं। लेकिन यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग अंग्रेजों को आदिवासियों से टैक्स वसूल करके देते थे। तो जमींदारी प्रथा को, टैक्स की प्रथा को उन्होंने मध्य प्रदेश, जिसको सेंट्रल प्रोविंस लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, 1842 में शंकर शाह रघुनाथ शाह की वजह से आदिवासियों की जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ के ओबीसी की जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ के दलितों की जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये कानून बनाया। इसका दूसरा फायदा ये हुआ कि ब्राह्मण भाई जितने काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। जो टैक्स वसूली करते थे लोगों से वो बेरोजगार हो गए और उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह का विरोध किया। जब शंकर शाह रघुनाथ शाह का विरोध किया गया तब ब्राह्मणों ने एक रणनीति बनाई कि शंकर शाह रघुनाथ शाह के अंग्रेजों के साथ में झगड़े लड़ाए जाए। इधर समझ आ बेटा। शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों साहित्यकार थे, उनकी कविताएं लिखते थे वो। उसकी कविताओं का जिक्र ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी में मिली किताब है जिसको अनसीन डिजायर्स बोलते हैं, उसका नाम है अनसीन डिजायर्स। अंग्रेजों ने ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखा है वो कविता है। भैया इधर से हट जाओ, रघुनाथ शाह उधर से हट जाइए, उनको जान दो। जो ब्रिटिश टाइम था बेटा, जो अखबार था ब्रिटिश टाइम्स, वो अखबार में छपाया था शंकर शाह रघुनाथ शाह की कविताएं और आज भी वो है। शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में जो इतिहास हमको बताया जाता है वो आधा इतिहास है। थोड़ा सा दूर आ जाओ। उन्होंने 40 साल तक के राज किया, उसके बारे में कोई इतिहास तुम्हारे पास नहीं है। 1822 से लेकर 1856 तक के जो उन्होंने राज किया उसका कोई इतिहास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में नहीं है। उसके कोई रिकॉर्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास में नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम जो है वो क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, जिसको उनका नाम जो दर्ज है वो राजाओं की लिस्ट में नहीं है। उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, उनको गुनहगारी जमात बोला गया। पैदा होते से बच्चा गुनहगार कहलाया जाता था। वो कानून हमारे खिलाफ में बनाया गया था इस देश में। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि हम लोग शंकर शाह रघुनाथ साहब पे बात कर रहे हैं। सतीश, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये वो राजा थे जिन्होंने समाज के साथ गद्दारी नहीं की। ये वो राजा थे जिन्होंने समाज के साथ ईमानदारी की, उनको न्याय दिलाया। और ऐसे राजाओं का इतिहास अभी हमको नहीं मिलता है। ऐसे लोगों का इतिहास मिलता है मध्य प्रदेश में जिन्होंने कुछ नहीं किया, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दिया। लेकिन आदिवासियों का इतिहास यहां मिलता नहीं है। 40 साल का इतिहास गायब है शंकर शाह रघुनाथ शाह। उसको राजा नहीं बोला गया, उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, उनको गुनहगारी जमात बोला गया। साथियों, जब शंकर शाह रघुनाथ शाह को पकड़ाया गया तो हमारे कुछ राजा भी मौजूद थे, उसमें अपने समाज के लोग भी शामिल थे, उसमें ब्राह्मण लोग भी शामिल थे। उसको पकड़ाने के बाद में ब्राह्मणों ने बोला इनको मनुस्मृति के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। मनुस्मृति के हिसाब से जब सजा मिलनी चाहिए तो इनकी फांसी की सजा के बजाय इनको तोप में बांध के उड़ा दिया जाए तो इनके बदन के टुकड़े ना मिले। जब उनको मार के उड़ा दिया गया उसके बाद उनके बॉडी के जो छिछड़े थे उसको जमा किया गया, उसको तेल में तला गया, उसको जला दिया गया और बहा दिया गया, नर्मदा में बहा दिया गया। ये चाहते थे कि शंकर शाह रघुनाथ शाह की कब्र भी ना मिले, उसके अवशेष भी ना मिले इस देश में। ऐसा कोई राजा आना नहीं चाहिए। ये गोंडवाना साम्राज्य का अंत है। और शर्म की बात है इसमें कुछ अपने लोग भी शामिल थे, अपने भी विभीषण शामिल थे।
शंकर शाह रघुनाथ शाह ने ब्राह्मणों का कानून नहीं माना। उनके जीते जी, उनके रहते हुए एक भी मंदिर नहीं बना गोंडवाना में। यहां तो उल्टा है, जो मजदूर आदमी है उसके बारे में सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन जो आदमी मंदिरों में बैठे एक ही मंत्र बोल के भगवान को भी और दूसरे लोगों को भी बेवकूफ बना रहे, ऐसे लोगों को सरकार ने 5,000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी। उसके बाद शहर में अगर मंदिर है तो मंदिर में रहने की जगह फ्री और उसको सामाजिक सुरक्षक बोला गया। लेकिन मध्य प्रदेश का मजदूर आदिवासी आदमी दूसरे प्रदेश में जाके काम करता है, 3 महीने की बच्ची को पीठ पे बांधती है औरत और चप्पल घोटे से खोदती है, गड्ढा खोदने का काम करती है, उसके बारे में कोई गवर्नमेंट सोची नहीं। अरे मजदूरों के बारे में, मेहनत करने वालों के बारे में तुम नहीं सोचते हैं और पंडितों के बारे में तुम सोचते हो, उनको संरक्षण दे रहे हैं। गवर्नमेंट किसकी है? हमारा एक भी नेता कुछ नहीं बोलता, हमारा एक भी गांडू नेता कुछ नहीं बोलता इस बारे में। जब तुम्हारे जमीन के बारे में कानून बना, मैं यहाँ उपवा में आया हूं, उपवा में मैं जब आया तो मैं एक जगह गया, जब ये उपवा की माइंस है वहां कर मेरे को कुछ लड़कों ने बताया, मेरे को राहुल माला भी लेके गया, कुछ साथी मेरे साथ में आए, मेरे को दिखाया। जब मैंने देखा तो पता चला कि आदिवासियों की जमीन माइंस वालों ने ले ली और 65 साल की लीज ने उसको रिकॉर्ड में ला लिया। वो आदिवासियों को मालूम भी नहीं है उनकी जमीन ली गई है और उनको मालूम नहीं उनकी जमीन के खाते के ऊपर, उनके जमीन के 7/12 के ऊपर इन्होंने लिख दिया, इट इज गिवन ऑन लीज। 65 साल की लीज में दी गई है। आपकी जमीन आपको बिगर बताए जब दी जाएगी तो कैसा लगेगा? ऐसा कौन सा कानून बनाया गया है कि आपको पूछेंगे नहीं और आपकी जमीन ले लेंगे? अभी माइंस की जमीन लिए, कल तुम्हारे घर से तुमको तुम्हारी जमीनों से ये लोग बेदखल करेंगे और बोलेंगे हमने आदिवासियों की जमीन लीज पे ले ली, तब क्या करोगे तुम? तब क्या करोगे? अरे तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो जिंदा रहने का एकमेव साधन है जमीन। आदिवासियों की जल जमीन जंगल जो है उसके जिंदा रहने का अंतिम साधन है। ये सरकार ने पेशा कानून बदल दी, मोदी जी ने पेशा कानून बदल दिया। पेशा कानून में प्रावधान था कि ग्राम सभा के एनओसी के बगैर आप उसकी जमीन नहीं ले सकते, लेकिन वो एनओसी के प्रावधान को इन्होंने चेंज कर दिया, उसको बोल दिया परामर्श, यानी आपके जो अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद में सरकार ने एक बिल लाई। अभी जब हम लोग मणिपुर के बारे में चिल्ला रहे थे, जब मणिपुर की घटना के लिए पूरे आदिवासी देश भर में विरोध कर रहे थे, तब ये सरकार ने एक बिल पास कर दी जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023। इस बिल में प्रावधान किया गया कि जो दावे करने वाली जमीनें हैं आदिवासियों की वन अधिकार के अंतर्गत, वो जमीनों को लीज पे दे देंगे हम प्राइवेट सेक्टर में। ये बिल के बारे में किसी को नहीं मालूम, कोई आदिवासी नेता इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा नेता पार्लियामेंट में जाकर सोता है, विधानसभा में जाकर सोता है। जब आदिवासियों के बच्चों के भविष्य का सौदा होगा तब कोई चुप थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। प्रावधान किया गया कि आदिवासी की जमीन को लीज में ले जाएगी। उसके बाद एक प्रावधान और किया गया कि जिस जगह पर आदिवासियों की जमीनें और जंगल है वो क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन हटा दिए जाएंगे, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की चौकियां लगाई जाएगी, वहां मिलिट्री की चौकियां लगाई जाएगी। जब पुलिस रहती है तो कानून का राज माना जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, आप पुलिस में कंप्लेंट करते हो, लेकिन अब पुलिस थाने की जगह पर वहां के क्षेत्रों में चौकियां लगाएंगे, सेना लगाएंगे। सेना जब सेना रहेगी तो आप कंप्लेंट किसको दोगे? सेना का काम है सिर्फ गोली मारना। 370 इन्होंने कश्मीर को खाली कराया और 371 और 372 आदिवासियों की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है। इन पे नजर है, मोदी सरकार की नजर है, आरएसएस की नजर है। ये आदिवासियों की जमीन को देख रहे हैं।
तुम्हारी जमीन पे नजर है। अब सैटेलाइट सर्वे भी हो गया है, बहुत जल्दी यहाँ के आदिवासियों की जमीनों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे नेता कुछ नहीं बोलते, उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई पूंजीपति आता है, पैसे दे देता है, ले लेता है और विधानसभा में मुक्ते जानवर जैसे चुपचाप बैठते हैं, लोकसभा में चुपचाप बैठते हैं। ये परिस्थिति है अपने समाज की। आज जब वहां मिलिट्री लग जाएगी, जब तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, तुम्हारा एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, आप आंदोलन करोगे तो आपको गोलियों से मार देंगे ये लोग। तुम नक्सलवादी नहीं थे तो नक्सलवादी बोलते हैं तुमको। आदिवासियों की 13 साल की लड़की जिसका पीरियड नहीं आता, वो लड़की को भी नक्सलवादी का दर्जा दिया गया। जो बच्चे की उम्र किताबें लेकर स्कूल जाने की है, उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई है। अपना कोई आदमी इस पर बात नहीं करता है। कुछ लोग नपुंसक विचारों के बहुत बड़े शिकार हो गए हैं। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये बैगा है, ये हल्बी है, ये नगारची है, ये नपुंसक विचारधारा है। शंकर शाह रघुनाथ शाह में शंकर शाह की जो मां है वो बैगा थी, रघुनाथ शाह की जो पत्नी है वो प्रधान थी। अपने को मालूम है शंकर शाह रघुनाथ शाह को मार के उड़ा दिए, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा होंगी, उसके वंश के लोग कहां है? इस पर आदिवासी समाज कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ उसके परिवार का? वो तो मर गए, शंकर शाह रघुनाथ शाह मर गए, लेकिन उनकी बीवी थी, उनका बाकी परिवार था, वो कहां है? कौन सी अवस्था में है? जब ये पता लगाया जाता है तो समझ में आता है कि मनुवादियों ने उनकी दोनों पत्नियों को जला दिए, उनको सती कर दिए, उनको जिंदा जलाया गया। कल ये आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा? हमारे लोग केवल पुण्यतिथि के दिन और जन्मदिन के दिन अपने शहीदों को याद करते हैं। शहीदों को याद नहीं करना चाहिए करके कुछ राजा माइंडेड लोग, कुछ नेता माइंडेड लोग हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उनको उसके विचारों से अवगत नहीं कराते हैं। साथियों, संविधान में जो भी प्रावधान है तुमको, वो धर्म और जाति के नाम पर नहीं है, वो समाज के नाम पर है। जो अधिकार है तुम्हारे, वो समाज के नाम पर है। आरक्षण का अधिकार, स्वरक्षण का अधिकार, जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार, ये समाज के नाम पर है। अगर ये समाज ही जिंदा नहीं रहेगा तो तुम कैसे जिंदा रहोगे मेरे भाइयों? ये शंकर शाह रघुनाथ शाह तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे गए, तोप पे चढ़ गए, उड़ा दिए। तुम्हारे बच्चे को बोला मेरे लिए थोड़ी सजा ले ले बेटा, अपने भाई को बोलो मेरे बदले की सजा ले ले, मेरे बदले फांसी पे चढ़ जा। हो सकता है क्या गरज थी उनको लड़ने के लिए? क्या गरज थी उनको इस बात के लिए कुर्बान होने की? क्योंकि उनकी नजर के सामने समाज था, जात नहीं थी। ये गांडूगिरी है, जात की सोच। मैं ये जात का हूं, मैं वो जात का हूं। बे तेरी संस्कृति एक, तेरा डीएनए एक, तेरी सभ्यता एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये समाज को तोड़ते हैं सड़े से पॉलिटिक्स के लिए। किसी को विधायक बनना है, किसी को जिला परिषद सदस्य बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो समाज को तोड़ दो। ये प्रैक्टिस है, ये तोड़ने की प्रैक्टिस से बचो। अपने आप को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। हमारा आदिवासी आदमी, आधे से ज्यादा आदिवासी लोग गड्ढा खोदने का काम करते हैं। आप जाइए, मंडला का आदमी, बैयर का आदमी, बालाघाट का आदमी पूरे देश में गड्ढा खोदने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आपको मालूम है यहाँ के उच्च वर्णीय नेता क्या बोलते हैं? ये आदिवासी समाज नहीं है, ये मजदूरों की मंडी है, ये आदिवासियों का भाव लगा दो, लेके जाते हैं। हमारी माँ बहनों से काम कराते हैं, उनको पेमेंट नहीं देते, बदले में उसको बोलते हैं सो, उसका शारीरिक शोषण करते हैं। ये हालत है हमारे समाज की। अरे खुलेआम हमारे आदमी के ऊपर एक ब्राह्मण आदमी मुंह देता है, पेशाब करता है,
हमारा एक भी नेता खड़े होके खुलेआम बात नहीं करता है। क्या बात है भैया? मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको शॉल पहनाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और बोलते हैं बेटा ज्यादा चुपचाप रहे, निकल। और वो आदमी जो पेशाब करता है उसके ऊपर एट्रोसिटी भी दाखिल नहीं होती है। आज तुम्हारे भाई पे पेशाब किया, कल तुम्हारी बहन पे करेगा तो क्या करोगे? नेता किसको बोलते हैं? समाज का नेता किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो डरते हैं, जिनमें गांडूगिरी है, वो तुम्हारे समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते। तुम पार्टी पे भरोसा मत करो, तुम नेता पे भरोसा मत करो, अपनी सामाजिक ताकत पे भरोसा करो, ये इनके विचारों पे भरोसा करो। मधु भगत जी है, आप बुरा मत मानना, आप अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं डिसीजन में आ गया कि भैया पार्टी की बात है, पार्टी को तो कोई भी बचा लेगा, मेरे आदिवासी समाज को कौन बचाएगा? पहले तय करो, पार्टी पहले की नेता, समाज पहले की पार्टी, समाज बड़ा की नेता। तो ये याद रखो, हमारे लोगों के बीच में क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ देश में? कौन सी समाज की लड़की को नंगा करके घुमाया जाता है सड़क पर? कौन सी समाज की लड़की को घुमाया जाता है? खुलेआम उसका वीडियो दिखाया जाता है। वो 6वीं अनुसूची के आदिवासी है, जिनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी कि 400 मशीन गन लूट ली गई, 6 लाख गोलियां लूट ली गई, मिलिट्री वालों से लूटा गया। कोई आम आदमी लूटता है क्या मिलिट्री वाले से? वो तो बंदूक मार देगा, गोली मार देगा। ऐसा नहीं हुआ। 6 लाख गोलियां, 400 मशीन गन आदिवासियों को मारने के लिए दी गई। उनकी जमीनों से उनको भगाया गया, उनके घरों को आग लगा दिया गया। रिकॉर्ड में बोल रहे 500 लोग मर गए, लेकिन जब घरों को आग लगा गया तो ऐसे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे भाग सकते हैं क्या? वो घर के साथ जल गए, उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे मासूम बच्चे आग में जल जल के मर गए, तो भी उस पर किसी ने बात नहीं किया। प्रधानमंत्री 3 महीने के बाद उस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में कुछ हो जाता है तो 1 घंटे के अंदर दिल्ली में खबर आ जाती है, लेकिन मणिपुर में कुछ हुआ तो 3 महीने लग गए, क्योंकि मामला आदिवासियों का था, मामला उनकी जमीन का था। इनकी नीयत साफ नहीं है। आने वाले समय में तुमको सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई पार्टी नहीं बचाने वाली तुमको, कोई नेता बचाने वाला नहीं। तुमको अपना सामाजिक मिशन खड़ा करना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे मिलिट्री से? चलो बताओ, उसको नेता बना देते हैं अपन समाज का, जो बता देगा ये समाज कैसे बचेगा। मैं उसके चप्पल लेता हूं और नागपुर सर में रख के नागपुर जाता हूं। बताओ वो नेता का नाम बताओ, चलो उसके घर चलते हैं, जो आदिवासियों को ये गारंटी दे कि वो कैसे बचेगा। आज बहुत अच्छी हालत है तुम्हारी, हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं। इन लोगों ने बोल दिया कि आदिवासी महिलाओं को तो नंगा करके घुमाते हैं। ये हमारी बहनें जब सड़क पे से जाती होगी तो दूसरे लोग क्या बोलते होंगे? थोड़ा सोचो, क्या बोलते होंगे? भाई वो आदिवासी महिला है, इनको तो नंगा घुमाते हैं। क्या बात है भाई, तुम्हारे किसी नेता ने बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई खुल के नहीं बोला, सब पार्टी के दबाव में, नेताओं के दबाव में चुप। ये कैसे नेता है रे बाबा? ये नेता का गांडू ज्यादा दिख रहा है। ये क्या लाइन है? अरे जो 6वीं अनुसूची में हो सकता है मणिपुर में, अगर वो बालाघाट में हो गया तो क्या करोगे तुम? बैयर में हो गए तो क्या करोगे? मंडला में हो गए तो क्या करोगे? सिवनी में हो गए तो क्या करोगे? अरे सिवनी में 2 आदिवासियों के पास में गाय का मटन मिल गया 4-4 किलो,
तो वो गाय का मटन खारे करके उनको मार दिया गया। बजरंग दल के लोगों ने उनको मार दिया, वो मर गए। 2 आदिवासी मर गए, घायल। कोई चर्चा नहीं हुई इस पर। क्या है तो गौ हत्या की है। बिरसा मुंडा ने बोला है अगर गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है। बिरसा मुंडा बोलता है वे गाय हमारी माँ है तो भैंस बड़ी माँ है। फिर गाय की पूजा क्यों करते, भैंस की क्यों नहीं करते? क्योंकि वो काली है, माँ तो माँ है। बिरसा मुंडा बोलता है कि अपनी माँ के दूध का सौदा करते हैं, अपनी माँ के बिजनेस करते हैं दूध का। ये हमको गौ हत्या समझाएंगे, गौ सुरक्षा बताएंगे। आदिवासियों को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी तो एक झाड़ की भी इज्जत करता है, झाड़ को भी बहुत शिद्दत से पूजा करता है उसकी। मड़ा यानी झाड़, मड़ावी झाड़, पेंडा मैंने पत्ती यानी सुअर। बिरसा मुंडा के समय बहुत तूफान आ रहा था। ये राम मंदिर तो अभी सुन रहे हैं आप, उस वक्त जगन्नाथ का मंदिर था। जगन्नाथ का मंदिर सबसे फेमस, और बिरसा मुंडा बाहर खड़ा था और लोग ऐसे पानी से भग रहे थे, तूफान आ रहा था, कुछ सुअर के बच्चे फुटर रहे थे। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया, सुअर के बच्चों को अंदर लेके चले गया, ताला बंद कर दिया। सुबह हंगामा बन गया कि बिरसा मुंडा ने भगवान को अपवित्र कर दिया, अब तो बिरसा मुंडा को सजा मिलनी चाहिए। तो बिरसा मुंडा बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे कुछ सवाल का जवाब दे। पहला सवाल पंडा से पूछा बिरसा मुंडा ने, ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडा जी बोला ऊपर वाले ने। दूसरा सवाल पूछा बिरसा मुंडा ने, ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडा बोलता ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला तेरे को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये पत्ती को किसने बनाया? गोंडी में पत्ती बोलते सुअर को। इसको किसने बनाया? तो पंडा बोलता ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला भाई एक ही कारखाने का तो माल है, गोडाउन कैसे अलग हो सकता है इसका? फिर बिरसा मुंडा ने बोला कि दुनिया के जितने धर्म के लोग हैं, जिस जानवर को सबसे तुच्छ जानवर मानते हैं, जिसको सबसे अछूत जानवर मानते हैं, उसको हमारी संस्कृति में नारायण पेन बोलते हैं। अगर एक तुच्छ जानवर का स्थान हमारी संस्कृति में भगवान के जैसा है, तो इंसान का स्थान कितना बड़ा होगा। ये बात बिरसा मुंडा बताते हैं। ये आदिवासियों को कोई सिखा नहीं सकता। आदिवासियों से सीखने की जरूरत है, आदिवासियों को सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए आदिवासी के गांव में, अगर किसी को कैंसर भी हो गया तो उसकी दवा आदिवासी आदमी सूखी रोटी में बांध के उसको चुपचाप दे देता है। जब वो पैसे देने की बात करता है तो उसको बोलता है आदिवासी, अरे पैसे लूंगा तो तेरे को दवा नहीं लगेगी। हेलो, अगर आप लोग बोर हो गए होंगे तो मैं बंद कर दूं? तो बिरसा मुंडा ने ये बात पंडित जी को बताया। अभी कोई भी आदिवासी गांव में जाओ, कोई बीमारी का इलाज भी करेगा, आदिवासी आदमी बोलता है पैसे लूंगा तो तेरे को दवाई नहीं लगेगी। लेकिन रामदेव बाबा के पास जाओ, बड़ा आदिवासियों से एक रुपए का वो आंवला लेता है और 100 रुपए में बेचता है। वो राष्ट्रीय संकट, वो राष्ट्रीय संकट। और आदिवासी को बताते हैं मंगलवार के दिन देवी का दिन है, बुधवार के दिन फलाने भगवान का, गुरुवार को ये बाबा का, शनिवार शुक्रवार को देवी का, शनिवार को हनुमान जी का और इतवार को भी किसी भगवान का। फिर हमारी माँ बहनें उपास करती है, उपास करती है अपने बच्चों के लिए, अपने से इसके लिए उपास कर लेती है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो पंडित है वो भगवान से फोन पे बात करता होगा।
बिरसा मुंडा ने क्या बोला, अगर उपवास करना है तो अपने बाल बच्चों के लिए करो, अपने अधिकारों के लिए करो। बिरसा मुंडा ने बोला मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता मानता हूं। ये बात बिरसा मुंडा ने 19 साल की उम्र में बोला है। शंकर शाह रघुनाथ शाह को, रघुनाथ शाह का जब पद ग्रहण कर रहे थे, राजा बना रहे थे, तो रघुनाथ शाह के पास कुछ ब्राह्मण गए और बोले कि हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। तो रघुनाथ शाह ने बोला मैं आदिवासी हूं, मेरा राज्याभिषेक मेरी कौम के लोग करेंगे, क्योंकि मेरी संस्कृति तुमसे बहुत पुरानी है। आपका धर्म तो 3000 साल पुराना है, मेरी संस्कृति तो 20,000 साल पुरानी है। साथियों, मैं बोल रहा हूं पूरे देश में कि भगवान पैदा नहीं हुआ था भारत में, तब से आदिवासी रहता है। भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, इसलिए वो मूल मालिक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये ब्राह्मणवादी सोच जो है हमारी संस्कृति में भी घुस गई है, हमारे समाज में घुस गई है। हमारे लोग बड़ा बहन को बड़ा देव बोलते हैं। बड़ा बहन को क्या बोलते हैं? बड़ा देव। अबे बड़ा यानी बड़ी, फड़ोर यानी बड़ा, फड़ा यानी बड़ी और फड़ोर यानी बड़ा। तो ये मनुवादियों ने हमारे लोगों के दिमाग में डाला, बे तुम बड़ा देव बोलो। वो बड़ा देव नहीं है, बड़ी देव है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिला को सबसे ज्यादा बड़ा स्थान था, पुरुषों का नहीं। आदिवासियों की संस्कृति मातृसत्तक संस्कृति थी, पुरुष सत्तक नहीं। विश्व के कितने भी धर्म में वो सब धर्म पुरुषों ने बनाया है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है, वो महिला ने बनाई है। इसलिए आदिवासी भगवान से भी बड़ा अपनी मां को समझता है। ये सच्चाई है। मोहनजोदारो हड़प्पा में 123 जो मूर्तियां मिली, उसमें से 67 मूर्ति महिलाओं की थी। भगत जी, आप आदिवासियों के वंशज हैं, आप भी थोड़ा इनके चक्कर में कम पड़ो। आदिवासी देश का मूल मालिक है, यहाँ का एससी, यहाँ का एसटी, यहाँ का ओबीसी उसके वंशज है, यहाँ का क्रिश्चियन उसका वंशज है, यहाँ का मुसलमान उसका वंशज है। आरएसएस की मूवमेंट चल रही है आदिवासियों को वनवासी बनाने की। पहले आदिवासियों को आदिवासी बोलते थे, मूल निवासी, बाद में आदिवासी, वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। तुम्हारे समाज को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है और तुम्हारे लोग चट्टी पकड़ के ये पकड़ के चले उनके पीछे। अबे तेरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तेरे बच्चे के वजूद को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तो अपने ही दुश्मन का साथ दे रहा है। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, तुमको आदिवासी क्यों नहीं बोलते? सिर्फ बताओ, बताओ तो तुम्हारी जमीन की होना। इनको G20 में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनों को नीलाम करने के लिए रखा गया था। ये G20 इन्होंने आदिवासियों की जमीन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया था। अंबानी की जमीन है क्या? अदानी के पास जमीन है? जमीन तो केवल आदिवासियों के पास में है, 5 मिनट रुके से देना, क्योंकि वो इस देश का जल जमीन जंगल का मालिक है, है और रहेगा। चाहे हमारी पीढ़ियां कट जाए, हम अपनी जल जमीन जंगल को कभी किसी को हथियाने नहीं देंगे। ये जो मिशन चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए सामाजिक मिशन चला रहा है। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं फलाना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इधर आ, मैं तेरे को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता हूं। क्या करेगा? तो यहां कुछ रहेगा तो करेगा ना, यहां होगा। यहां तुम्हारे ब्रेन में अगर ताकत है तो लड़ पाओगे, ब्रेन में ताकत नहीं है तो मर जाओगे। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती,
और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी समस्या यह है कि हमारे लोग जाति के नाम पर बट रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हमारे लोग सामाजिक विचारों के लिए, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हमारा आदमी अपने ही समाज से गद्दारी कर रहा है। हमारी समस्या यह है कि हमारे नेता हमारे समाज के साथ पूरी तरह गद्दार है। उनको पार्टी की ज्यादा फिक्र है, इस समाज की नहीं है। अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है, मैं बोल रहा था वो गड्ढे खोदने वाली बात। साहब गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है। संडास साफ करने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा माना गया, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा नहीं माना गया। सबसे ज्यादा भारत में गड्ढे खोदने वाली कौन? आदिवासी। अब गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम उसको नहीं मिलेगा। आप लोग बताइए मैडम, वो जिंदा कैसे रहेंगे? उनको ये काम भी नहीं मिलेगा। एक बोरा लेके आए, लड़की को डाल दो उसमें, काउंटर करो उनको। और उसकी माँ नहीं मानी तो माँ को भी डाल दो। बाप है तो दोनों माँ बाप बेटे को डाल दो, और जो जो बच्चे यहाँ चिल्ला रहे हैं उनको सबको बोरे में डालो और लेके चलो। तो ऐसे समय जब उनके पास काम नहीं रहेगा, कैसे करोगे आप? भैया थोड़ा 2 मिनट। एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये आखिरी बात रख रहा हूं क्योंकि मेरे को भगना है नागपुर। एक प्रोजेक्ट बनाया गया है इस देश में। जितने बुजुर्ग हैं, मेरे बाप की उम्र के हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, सब लोगों को साथ में बता रहा हूं, इस देश में ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं बना जिसमें 24 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की छीन ली गई। 2 करोड़ आदिवासी उसमें बर्बाद हो जाएंगे। 2340 शेरों के लिए ये सरकार 2340 शेर को बचाने के लिए 2 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी से खेल रही है। ताली बजाते हैं। इनको ट्राइबल नहीं दिख रहा है। मोदी जी विदेश में जा रहे हैं तो ट्राइबल नहीं बोल रहे हैं, टाइगर बोल रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए, ओरिजिनल टाइगर तो ट्राइबल ही है। शेर को रहने के लिए जगह मिलेगी इस देश में, आदिवासी को रहने के लिए जगह नहीं। जानवरों के बारे में सोचा जा रहा है, आदिवासी के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और जो इन्होंने रास्ता बनाया है, इसको राम पदगमन बोले, यानी राम जी वहां से गए थे। क्या आइडिया है इनकी? इनको पूरा मालूम हो गया कि राम जी के वहां पंजे मिले। ये सर्वे कर लिया इन्होंने कि राम जी वहां गए थे। अबे हम बोल रहे हैं शिव जी भी गए थे, हमारा लिंगो भी गया था। राम जी के पहले तो लिंगो है, उसके पहले शिव है। तो शिव जी गए थे ऐसा नहीं बताते, राम जी गए थे ऐसा बताते। राम जी बहुत जूनियर भगवान है। इस देश का ओरिजिनल भगवान कौन है? महादेव। क्या हाल कर दिए महादेव के? आदिवासी, ओबीसी, भगत जी, आप भी महादेव बोलते हैं ना? हर हर महादेव बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते। तो ओरिजिनल बात, हर हर महादेव यानी इस देश का सबसे सर्वमान्य भगवान, वो कृषि संस्कृति का प्रतीक है जिसका उल्लेख वेदों में भी नहीं है। वो भगवान को क्या बना दिए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीसरे नंबर का भगवान बना है, पहले नंबर को भगवान को। अब इन्होंने महादेव को नहीं छोड़े तो तुम कौन सी खेत की मूली है? जो विचारधारा ने महादेव को नहीं बख्शी वो तुमको कैसे बख्शे? इनको गाय की चिंता है। गाय मर गई तो 2 लाख, आदिवासी बच्चा मरता है तो 35,000। तुम्हारी जान की कीमत, तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत 35,000 है। एक का बकरा भी 1 लाख का बिकता है, तो भी हमारे नेता कुछ नहीं देते। मेरे भाइयों, जिन शहीदों को हम लोग याद कर रहे हैं, जो लोगों को हम लोग याद कर रहे हैं, ओरिजिनल भगवान यही है आपके, डुप्लीकेट भगवान नहीं है। इन्होंने शंकर शाह, रघुनाथ शाह की वजह से जो
सीपीएन बरार टेनेंसी एक्ट बनाया। इनकी मौत के बाद में आपको भूमि अधिकार मिले, यहाँ के पवार को अधिकार मिले, लोधी को मिले, दलितों को मिले, आदिवासियों को मिले। आप जमीन के मालिक बने। आपके 7/12 में 1864 के बाद का 7/12 आप देख लो, आप मालिक नहीं थे, आपको जमीन शंकर शाह रघुनाथ शाह की वजह से मिली है। अगर ये मरते नहीं तो गवर्नमेंट आपको जमीन नहीं देती। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लॉ पास नहीं करती, वो कानून पास नहीं करती, जिसको सीपीएन बरार टेनेंसी एक्ट बोलते हैं। जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना है, वैसे सीपीएन बरार टेनेंसी एक्ट बना है। 1962 में मध्य प्रदेश नागपुर से अलग हुआ है। पहले नागपुर भी मध्य प्रदेश में आता था। आप लोग, हम तमाम आदिवासी भाई, हम मरने की कतार में हैं। हमसे जमीन छीन लिए, हमारे क्षेत्रों में मिलिट्री लगा रहे, हमारी माँ बहनों को नंगा घुमा रहे हैं, हमारे लोगों को सरेआम मार रहे हैं। अगर जो मणिपुर में हुआ, चिट्ठी जो मणिपुर में हुआ, अगर मंडला में, बालाघाट में होगा तो आप क्या करोगे? थोड़ा बताओ। आपकी तैयारी है लड़ने की? बचा पाओगे समाज को? अगर बचा पाओगे तो हाँ बोलो, नहीं बचा पाओगे तो नहीं बोलो। ये कौम को जिंदा रखने की लड़ाई है। इलेक्शन ये टेम्पररी बीमारी है, परमानेंट बीमारी में बात करो। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन तुम्हारे खिलाफ में होगा वो सदियों में एक बार होगा। इसके बाद आदिवासी भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासी के भारत। गोंडवाना भारत की बात नहीं कर रहे, हिंदू भारत की बात कर रहे हैं। वाह! अबे आदिवासी आदमी तो भैया शंकर भगवान को नहीं, उसकी मां को मानता है। शंकर भगवान भी हमारे तेरसा बेन को मानता है। हमारी टीम का आदमी हमारे कारखाने का माल है। वो शंकर भगवान के सर पे पानी है, उसके हाथ में त्रिशूल है, सामने नंदी है। खेती के लिए नंदी लगता है, पानी लगता है, जोतने के लिए त्रिशूल लगता है। ये कृषि संस्कृति का प्रतीक है। दुनिया में जो कृषि पैदा हुई, अनाज पैदा हुआ, इसका जो निजात करी वो आदिवासी महिला ने करी है। इसलिए भारत माता कोई काल्पनिक नहीं, आदिवासी महिला ही वास्तविक भारत माता है। और भारत माता को नंगा घुमा रहे हैं ये लोग। जो इस देश की ओरिजिनल मालिक है उनको नंगा घुमाया जा रहा है, और हमारे गांडू नेता चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर किससे डर रहा है? अगर तू आदिवासी नहीं होता तो तेरे को चेयर मिलती क्या? तू डॉक्टर बनता क्या? तू इंजीनियर बनता, तू विधायक बनता, तू मंत्री बनता? अगर आदिवासी नहीं होता तो तेरी पार्टी में तेरी इज्जत इसलिए क्योंकि तू आदिवासी है। जिस दिन तेरे कोटे की सीट खत्म हो जाएंगे उस दिन लात मार के भगा देंगे। हम लोग पार्टी बनाते हैं अपनी, पार्टी आदिवासियों की, आरएसएस वाले उसकी टिकट देते हैं। ये हाल बना दिए हम लोगों ने अपने। मैं आप लोगों के बीच में किसी दिन और आऊंगा। यहाँ मेरे बुजुर्ग लोग हैं, पूरे भाई लोग हैं, नेता लोग हैं। भगत जी कुछ बात होगी तो माफ करना। हमारे दादा लोग हैं, मेरे पिता तो नहीं कर सकता, दारू पी के जो आदमी है वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा मर्द बनने की कोशिश करो। मर्द होश में रहता है और जोश में भी रहता है। जो मर्द है वो होश में भी रहता है और जोश में भी रहता है। आप लोग समझदार हैं। किसी समय हम लोग फिर से मिलेंगे।